हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था और आज का हम लोग का टास्क है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। स्टूडेंट्स यहां पर मैं यहाँ पे दो सेल पे पहले काम कर रहा हूं, इसको बाद में जनरलाइज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में किया गया था। यहाँ पर एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। एक दूसरी सेल है जिसका ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो इस आउटर रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो करा रहा है, या फिर यूं कहिए कि ये जो आउटर रेजिस्टेंस है वो इन दोनों सेल से आई करंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाली करंट ने ये वाले सेल ने I1 करंट फ्लो कराया है और सेम टाइम इस सेल ने I2 करंट को फ्लो कराया है। ठीक है, यहां पर हमें इन दोनों सेल की जगह पर यूज होने वाली एक अकेली सेल का ईएमएफ पता करना है और एक अकेली सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है जो इन दोनों के प्लेस पर यूज हो सके और इस रेजिस्टर के साथ उतनी ही करंट फ्लो करा सके जितनी कि इन दोनों ने मिलकर कराई है। ठीक है, मतलब हमें एक रिजल्टेंट सर्किट की जरूरत है जिसमें इसी एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ वो अकेली सेल इन दोनों की जगह पर आए और इन दोनों के बराबर का करंट इस रेजिस्टर में फ्लो कराए। तो इस सर्किट को बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट और इस सेल को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेल। इसके ईएमएफ को इक्विवेलेंट ईएमएफ और रेजिस्टेंस को इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये कितने का होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इस सर्किट में इस फर्स्ट लूप में यहां से यहां तक के इस लूप में मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, और उससे पहले यहां पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ वो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इस जंक्शन पर आने वाली दो करंट है, एक है I1 और एक है I2। तो यहां से आपको मिलेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस फर्स्ट लूप में अप्लाई करें, इस लूप में। तो यहां से चलना स्टार्ट करिए। यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप है कितने का, IR का, और चूंकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस। ठीक है, यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। फिर यहां पर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं और किस करंट में, क्योंकि ये I करंट I1 और I2 के एडिशन से मिली है। जब ये करंट I यहां पर आएगी तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगी, फिर से इधर आ जाएगी I1 और इधर आ जाएगी I2। ये हम लोगों ने सीख रखा था किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में, जो सेल जितनी करंट को फ्लो कराती है बाद में उतना उसको वापस चाहिए। ठीक है, I1 इसको मिल गया, I2 इसको मिल गया। तो इस रजिस्टर पे आने वाली करंट कौन सी है, I1, और आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो माइनस I1 R1। ठीक है, यहां पर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल पर जंप कर रहे हैं तो प्लस E1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैं इस R1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। माइनस IR बाई R1 माइनस I1 प्लस E1 बाई R1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको अभी आगे समझ में आएगा। इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस बड़े वाले लूप में, मैं इस छोटे लूप को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इसमें हम इस बड़े लूप में काम कर रहे हैं। यहां से ये वाला लूप दिखाई पड़ा, इस वाले लूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां से यहां तक फिर से एक पोटेंशियल ड्रॉप मिला। इसकी इक्वेशन में यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा। माइनस IR, यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा
माइनस I2R2, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं, प्लस E2 इक्वल टू 0। R2 से डिवाइड करिए इस पूरी इक्वेशन को, तो मिलेगा आपको IR/R2 माइनस I2 प्लस E2/R2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करिए। यहां पर माइनस IR/R1 है, यहां पर माइनस IR कॉमन हो जाएगा और आपको मिलेगा 1/R1 और यहां पर मिलेगा 1/R2। मैं इसको इसमें ऐड कर रहा हूं तो ये टर्म इसमें ऐड होगा, माइनस IR कॉमन हो गया है और यहां पर मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 क्योंकि माइनस कॉमन है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस I1 और यहां पर माइनस I2, यहां पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, E1/R1 में E2/R2 ऐड हो जाएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गई इस सर्किट की फाइनल इक्वेशन। अब ये सर्किट को मैं इस सर्किट से रिप्लेस कर रहा हूं और वही किरचॉफ्स लॉ इस सर्किट में अप्लाई करें तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप माइनस IR। ठीक है, यहां पर आए, यहां पर करंट I ही आ रही है अभी भी, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा माइनस IR इक्विवेलेंट और माइनस से प्लस पर आप जंप कर रहे हैं तो प्लस E इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर R इक्विवेलेंट से इसको डिवाइड कर दें। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर X ले रहा हूं, R इक्विवेलेंट से इसको डिवाइड करिए तो IR/R इक्विवेलेंट माइनस यहां पर आ जाएगा I प्लस E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर Y। अब इक्वेशन X को Y के साथ कंपेयर करें। इक्वेशन X को Y के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर IR है माइनस IR, यहाँ भी माइनस IR है और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, माइनस IR अपॉन में R इक्विवेलेंट है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर IR का कोफिशिएंट माइनस IR का कोफिशिएंट है 1/R1 प्लस 1/R2, जबकि यहाँ पर माइनस IR का कोफिशिएंट है 1/R इक्विवेलेंट। ये दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू है फर्स्ट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस सेकेंड सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ये बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल वैसे जैसे कि दो रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं और यहां से आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, यहां पर देखिए दूसरा, यहां पर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट ये इक्वल आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 के। क्यों? क्योंकि ये I1 प्लस I2 है और ये I1 प्लस I2 कुछ और नहीं है, ये I ही है और I की प्लेस पर है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है E1/R1 प्लस E2/R2 उसकी प्लेस पर कौन है? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन दोनों को कंपेयर करिए। तो मैं इसको यहां पे कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पे E equivalent by R equivalent is equal to E1 by R1 प्लस E2 by R2। ठीक है, हमें E इक्विवेलेंट चाहिए, R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया हम लोगों ने। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये R इक्विवेलेंट को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा E1 by R1
प्लस E2 बाई R2 इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और ये मल्टीप्लाई में है, जब इसको हम लोग डिवाइड में लेके जाएंगे तो फ्लिप कर जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पता चला आपको, फ्लिप कर जाएगा। और फाइनल रिजल्ट 1 बाई R1 प्लस E1 बाई R1 E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई आर इक्विवेलेंट, वो किसकी इक्वल स्टूडेंट्स, वो है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो ये आपका है इफेक्टिव सेल का इक्विवेलेंट EMF, अगर दो सेल कनेक्ट है तो। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर दो सेल इस टाइप से कनेक्ट है, ये E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तो इनका जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट EMF होता है वो कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, वो फाइंड करते हैं E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से। ठीक है, और इनका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस वो कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, वो फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले स्टूडेंट्स, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको बहुत बेहतर तरीके से लर्न भी रखना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों को रिप्लेस करके मैं इस इक्विवेलेंट EMF और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली सेल से इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकता हूं, और इन दोनों की प्लेस पर सिर्फ एक सेल जिसका EMF E इक्विवेलेंट होगा और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा, को इन दोनों की प्लेस पर अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन सिर्फ दो सेल का। लेकिन उस केस में, जिस केस में एक के पॉजिटिव का एक एंड दूसरे के पॉजिटिव के एक एंड से कनेक्ट हो, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर, और एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो, ये इस केस में हो गया। लेकिन अगर यहां पर पोलैरिटी चेंज कर दें, पोलैरिटी चेंज कर देने का मतलब नेक्स्ट केस, ये आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर लें, मतलब इस तरीके से कर लें, ऐसे इस केस, तो इस केस में जो है वो डेराइव करेंगे अभी, बस यहां पर माइनस आ जाता है, यहां पर माइनस नहीं, लेकिन हाँ यहां पे माइनस आता है। वो कैसे आता है हम लोग डेराइव करते हैं। यहां पर एक सेल है जिसका EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक दूसरी सेल है जिसकी पोलैरिटी को मैंने चेंज कर रखा है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ एक जगह पर कनेक्ट है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ एक जगह पर कनेक्ट है। ठीक है, इसका EMF मैं मान रहा हूं E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, अब इन दोनों के इस कॉम्बिनेशन को एक आउटर रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कुछ R है से हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर किरचॉफ रूल अप्लाई करना है।
उसके लिए मैं किसी भी करंट किसी भी सेल से करंट को ड्रॉ करता हुआ मान सकता हूं। ठीक है, तो मैंने माना कि ये जो E1 है उसने I1 करंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और कुछ पार्ट इधर चला गया। ठीक है, तो यहां पर जो इस R में जो करंट जा रही है वो है, मान लेते हैं I। तो कितनी करंट बची, मान लेते हैं इधर चली गई I2। तो ये I2 होगी कितने स्टूडेंट्स, I2 होगी I1 माइनस I, या फिर यूं कहिए कि I जो होगी वो I1 माइनस I2 होगी। यहां पर मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है, मतलब करंट लॉ। ठीक है, अब इस वाले ब्रांच में देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले ब्रांच में मैं इस ब्रांच में, ठीक है, दिखाई पड़ा, इस ब्रांच में देखिए, इस ब्रांच में मैं यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूं। यहां से यहां तक गया कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां से यहां तक गया कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां से यहां तक जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, और कितने का मिलेगा, माइनस आई, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट हमने मान रखी है आई, इसमें जाने वाली माइनस आई आर। ठीक है, यहां से यहां तक इतने का पोटेंशियल ड्रॉप, फिर यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, लेकिन यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप मिलने वाला आपको। कितने का, इसमें कितनी करंट जा रही है, अब यहां पे फिर से जंक्शन मिला, इसने कितनी करंट फ्लो कराई थी इधर I1, तो इसको बाद में I1 मिलनी चाहिए। I में से इधर I1 चला आया तो इधर कितना जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, यहां पर I2 इधर आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है I2, और इधर से आ रहा है I, और I2 और I मिलके, I2 और I मिलके कौन सी करंट बनाएंगे, I1 बनाएंगे। देखिए, इधर से I और इधर से I2, ये दोनों इस जंक्शन पे मिलके नेट करंट कितनी बना लेंगे, I1, क्योंकि यहाँ पर I1 के ही तो दो पार्ट हुए थे, I और I2। ठीक है, तो यहाँ पर उतनी ही करंट इस सेल को मिल गई है जितना इसने चलाया था, तो हमारा सर्किट में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो ये माइनस I1 R1, और यहां पर आप पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव जंप कर रहे हैं, तो प्लस E1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आप R1 से इसको डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा IR बाई R1 माइनस I1 प्लस E1 बाई R1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप हम ले रहे हैं, जरा इसको देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं इसको, ये वाला लूप, आउटर लूप, ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, ये रहा पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला एजेंट माइनस IR, यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर है। और यहां पर जरा गौर करिएगा, करंट ऐसी है, आप ऐसे जा रहे हो, तो पहली बात तो आप पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल पर जंप कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस E2। ठीक है, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो प्लस से होगा, प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करिए, तो माइनस IR प्लस I2 R2 माइनस E2 इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं इसको पूरी इक्वेशन को R2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो IR बाई R2 प्लस I2 माइनस E2 बाई R2 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से ऐड करिए। यहां पर जब एडिशन होगा इन दोनों का, तो माइनस IR कॉमन हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, यहां पर जब एडिशन होगा तो यहां पर मिलेगा आपको I2 माइनस I1, यहां पर I2 माइनस 7, यहां पर I भी कॉमन ले लीजिए, सॉरी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा I1 प्लस से और I2 माइनस।
इन दोनों का एडिशन में मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये प्लस से हो जाएगा और ये माइनस से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, E1 बाई R1, E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 इक्वल टू 0। और I1 माइनस I2 क्या है स्टूडेंट्स, I1 माइनस I2 है I के बराबर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं इस इक्वेशन को फाइनली, आप इसको नोट करते जाइए, मैं इस इक्वेशन को फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ। माइनस IR 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 माइनस I1 माइनस I2, और I1 माइनस I2 को हम लिख रहे हैं I, प्लस E1 बाई R1 प्लस माइनस E2 बाई R2 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई इस दोनों सेल की कंबाइन इक्वेशन। अब हम इन दोनों सेल की बजाय यहां पर इसके प्लेस पर हम सिर्फ एक सेल लगाना चाहते हैं जो कि उतनी ही करंट दे इस आउटर रेजिस्टेंस में जितनी की इन दोनों ने मिलकर दिया था। तो मैं इस सर्किट को रिप्लेस कर रहा हूं एक इक्विवेलेंट सर्किट के साथ, R इन दोनों की प्लेस पर यूज होने वाली जो सेल है उसका ईएमएफ मैं मान लेता हूं E इक्विवेलेंट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में मान रहा हूं R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर करंट I ही फ्लो हो रही है, अभी भी जितनी पहले थी उतनी ही है, तभी ये इक्विवेलेंट सर्किट है। और इस सर्किट में आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए तो माइनस IR, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस IR इक्विवेलेंट, और यहाँ पर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जंप कर रहे हैं तो प्लस E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। R इक्विवेलेंट से इसको डिवाइड करिए तो IR, और R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर R इक्विवेलेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा I प्लस E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन, ये इक्वेशन में x ले रहा हूं और ये इक्वेशन y, दोनों को कंपेयर करेंगे। मैं इस पूरे सेटअप को हटा रहा हूं यहां से। ऑन कंपेयरिंग x एंड y, x और y को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि माइनस IR का कोएफिशिएंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 है, और यहाँ पर माइनस IR का कोएफिशिएंट 1 बाई R इक्विवेलेंट है। तो ये 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और इसको आप सॉल्व करके R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक, माइनस I की प्लेस पर माइनस I ही है, और लास्ट टर्म जो है वो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है, अब इस R इक्विवेलेंट को उधर ट्रांसफर करें, माइनस से बेटा यहाँ पे माइनस। ठीक है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक, अब इस R इक्विवेलेंट को डिवीजन में लेके जाएंगे तो ये फ्लिप कर जाएगा, E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, तो आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल रहा है E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहां पर इस केस में ईएमएफ का फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देना है। ठीक है,
अब मैं इन दोनों कंसेप्ट्स को फिर से जनरलाइज कर रहा हूं। जनरलाइज मतलब एक बार समराइज कर दूं, उसके बाद जनरलाइज करूंगा। अगर सेल इस टाइप से कनेक्ट है, देखिए स्टूडेंट्स फिर से एक बार, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा मिस कर जाता है दिमाग से, इसलिए बार बार कह रहा हूं, इसको नोट करके अच्छे से लर्न रखिएगा। ये E1 R1 और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ है, ये E2 और ये रहा R2, ठीक है, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जो इफेक्टिव सेल आएगी उसका EMF होगा E1/R1। पहले वाले केस में जब यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल हुआ करता था तो प्लस होता था, अभी यहां पर कितना है, सिर्फ माइनस, बस थोड़ा सा चेंज होता है, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, वो माइनस यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं होता, ठीक। इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेटअप है जिसमें 3 सेल हैं, E1 R1 E2 R2 और ये रही लास्ट सेल E3 R3, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव EMF पता करना है। तो इफेक्टिव EMF इस कॉम्बिनेशन का कितना होगा, तो पहले तो देखिए पोलैरिटी, इसकी पॉजिटिव यहां पर, इसका पॉजिटिव यहां पर, इसका पॉजिटिव यहां पर, ठीक है ना। तो ये कौन से वाले कॉम्बिनेशन में रहेगा, इस टाइप वाले जिसमें प्लस होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर E4 होता तो प्लस E4/R4 हो जाता, यहाँ पर प्लस 1/R4 हो जाता। तो इस टाइप से आप n सेल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको बाद में सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकेट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन, इसका EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 R2 E3 और R3, ये है। और इसका हमें नेट EMF चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कॉम्बिनेशन किस टाइप का है। इसका पॉजिटिव यहाँ पर, इसका पॉजिटिव यहाँ पर, सेम प्लेस पर है, लेकिन इसका नेगेटिव यहाँ पर है, इसका मतलब कि इसमें माइनस वाला आएगा। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लास्ट केस को जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, E1/R1 प्लस E2/R2 और यहाँ पर ये माइनस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ जनरल केसेस हैं। इस नेटवर्क में हमें A और B के बीच में इफेक्टिव सेल का इफेक्टिव EMF और रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। यहां पर
5 वोल्ट, 10 वोल्ट और ये 6 वोल्ट की ये जो तीन सेल है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पर हमें पहले इन तीन सेल का इफेक्टिव ईएमएफ पता कर लेना चाहिए। तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इफेक्टिव ईएमएफ इज इक्वल टू 5/1 E1/R1 प्लस E2/R2, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से यहाँ पे कनेक्ट है, प्लस आ जाएगा 10/2 प्लस 6/1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 5 10 प्लस 6 मतलब हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 और 2 प्लस 1/2 मतलब ये हो जाएगा 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 फ्लिप करके ऊपर जाएगा और ये मिल जाएगा आपको 32/5 वोल्ट। तो इन तीनों का जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन आ रहा है उसका जो ईएमएफ है उसका ईएमएफ 32/5 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं अभी। ये है इसका 1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये जो है नीचे वाला ये टर्म यही तो 1/R इक्विवेलेंट होता है ना स्टूडेंट्स। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल मतलब कितना? 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों सेल जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? तो यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ E1 प्लस E2 होगा, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और आपको मिलेगा 5 प्लस 32/5। यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर एलसीएम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 32/5 ये हो जाएगा 7 और ये 5 मतलब 57/5 वोल्ट। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पर R1 प्लस R2 टाइप का फॉर्मूला अप्लाई होगा और आपको मिलेगा 1 प्लस 2/5 मतलब 7/5 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप सेल के कॉम्बिनेशन को डील करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। ये रहा आपका एक 3 वोल्ट की एक सेल जो कि 0.5 ओम के एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट है और एक दूसरी सेल जिसका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.3 ओम है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो दो पैरेलल सेल के साथ हुआ है और इसके जो ईएमएफ है वो कुछ इस टाइप से है कि ये 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कुछ 0.1 ओम है और दूसरा वाला इसका नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट हुआ है और इसका ईएमएफ कुछ 4 वोल्ट है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी 0.1 ओम है और आपको इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव ईएमएफ पता करना है। तो पहले इसका इफेक्टिव ईएमएफ पता कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो इन दोनों का एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का इफेक्टिव ईएमएफ आ जाएगा E1/R1 2/0.1 प्लस E2 4/0.1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इफेक्टिव ईएमएफ आ रहा है। तो इफेक्टिव ईएमएफ यहाँ पर पॉइंट को हटाई तो हो जाएगा 20, यहाँ पर ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60 बाई यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 और ये मिल जाएगा आपको 3 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/0.1 प्लस 1/0.1, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 20 और आपको R इक्विवेलेंट चाहिए तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर इसको इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, 3 वोल्ट 0.5 ओम, 2 वोल्ट 0.3 ओम और यहाँ पर जो सेल आएगी उसका ईएमएफ कुछ इस टाइप का होगा, 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/20 ओम। ठीक है, अब इन तीनों को हमें सीरीज कॉम्बिनेशन देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेट ईएमएफ आ जाएगा E1 प्लस E2 तब होता जब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता। अभी इसका नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो 3 - 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 से 6, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, और इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 1/20, इसको सॉल्व कर लीजिएगा इतना ओम। ठीक है, आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स्ड क्वेश्चन है। अब हमें इसका एक स्पेशल केस करना है जिसमें एक ही टाइप की सेल n टाइम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रही होंगी, तो उसको भी डील कर लेते हैं अभी। यहाँ पर हमारे पास n सेल हैं जिनके जो आइडेंटिकल है, मतलब इनके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और ऐसे हमारे पास n सेल हैं। ये E का इंटरनल रेजिस्टेंस R, फिर यहाँ पर E R E और ये रहा R, ऐसे करके हमारे पास कुछ n सेल हैं जिनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो एक आउटर रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड है। ये सारी सेल मिलके इस आउटर रेजिस्टेंस में कुछ I करंट फ्लो करा रही हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इन सबको हटाकर क्योंकि n सेल हैं और इन सबको हटाकर इन सबकी प्लेस पर सिर्फ एक सेल लेके आए तो उसको बोला जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ, और ये रहा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये आउटर रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो इस सेल पर E ही होगा। क्यों, क्योंकि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव ईएमएफ E, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी इफेक्टिव ईएमएफ E, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव ईएमएफ E। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हर बार आपको इफेक्टिव ईएमएफ E ही मिलने वाला है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको आपसे गलती ना हो, वरना कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर लेंगे कि E1 + E2 + E3 मतलब n सेल है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर R के टर्मिनल्स पर, R के इंड्स पर जो इफेक्टिव ईएमएफ आएगा वो E के बराबर का ही आएगा।
तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो ई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लें। तो आर इक्विवेलेंट, उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1, मतलब 1/r 2 फिर से 1/r, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू 1/r, मतलब ये हो जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/n। तो r इक्विवेलेंट मिल गया आपको r/n। ठीक, अब ये इफेक्टिव सेल जो इन सभी सेल की प्लेस पर आई है वो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कराएगी। तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में दो टाइप के रेजिस्टेंस है, एक आउटर रेजिस्टेंस और एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है स्टूडेंट्स, प्लीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सारे सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ई का ईएमएफ आएगा, ये भी उसी से कनेक्ट है, ये भी उसी से कनेक्ट है। जितने भी सेल हैं सबका ईएमएफ ई है, और इस रजिस्टर पर भी आने वाला ईएमएफ ई होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ चेंज नहीं होता या पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर नेट ईएमएफ ई के इक्वल ही आ रहा है अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट कितना स्टूडेंट्स, आर इक्विवेलेंट है r/n, r/n। इसका थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें, यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको ne डिवाइडेड बाई r प्लस n कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले की एनालिसिस करनी है और ये पता करना है कि ये कॉम्बिनेशन किस टाइप की सेल के लिए सुटेबल होता है। हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो है Ne डिवाइडेड बाई n कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब यहां पर इसका फर्स्ट केस डील कर लेते हैं कि nr इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, या यूं कहिए कि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R इज ग्रेटर देन 1/r, बात एक ही है। इस केस में करंट कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, इस केस में करंट आ जाएगी Ne डिवाइडेड बाई, आप nr को यहां पर ही रखेंगे क्योंकि nr काफी ज्यादा है स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, और यहां पर आपको करंट मिलेगी E/R के इक्वल। बिल्कुल वैसी स्टडी हो रही जैसे आपने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, और यहां पर अब हम लोग एक सर्किट सोच रहे हैं जिसमें सिर्फ एक सेल लगी हुई है, E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और ये रहा आउटर रेजिस्टेंस कैपिटल R। हम लोग इसी केस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ये R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू R/n। ठीक है, वहां जैसे था ये वाला केस, बात एक ही है। ठीक है, हमने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो जाएगा nr इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो करंट आ रही है वो n यहाँ पर कैंसिल हो चुका है और E/R की इक्वल आ रही है, और E/R जरा देखिए क्या है, इस सेल से करंट कितनी फ्लो होगी इस अकेली सेल की वजह से। तो I कितना, I हो जाएगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और आपने कंसीडर क्या कर रखा है कि आउटर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में आप किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस केस में आप स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कैपिटल R के रिस्पेक्ट में। तो I हो जाएगा E/R, और E/R है क्या, E/R एक सेल ने करंट को फ्लो कराया है, और आप इस कॉम्बिनेशन वाली सेल की वजह से भी उतनी ही करंट ले रहे हैं जितनी कि एक सेल ने कराया हो। ठीक है, तो यहां पर ये वाला कॉम्बिनेशन इस केस के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहां पर आपको जो नेट करंट मिल रही है n सेल की वजह से वो एक सेल के बराबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट
दूसरा केस कि एन आर बहुत छोटा हो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, तो एन आर को आप यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आपको करंट मिलेगी एन ई डिवाइडेड बाई, एन आर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिखें एन इंटू ई बाई आर, ठीक। अब यहां पर एक सर्किट, फिर से यही वाली सर्किट को मैं यूज कर ले रहा हूं यहां पर भी। करंट कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? करंट हो जाएगी ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, लेकिन इस बार आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आउटर रेजिस्टेंस से ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में आप इस आउटर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, और इस बार आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट ई बाई आर। ई बाई आर क्या है? एक सेल की वजह से फ्लो होने वाली करंट, और इस कॉम्बिनेशन में एक सेल की वजह से फ्लो होने वाली करंट का n टाइम्स करंट मिल रही है, जो कि आपके लिए बेहतर है। मतलब n टाइम्स करंट ड्यू टू वन सेल, करंट ड्यू टू वन सेल। तो यहां पर जो हमने अभी एनालिसिस की है, इससे ये पता चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन उन सेल का करना चाहिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन उन सेल का करना चाहिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।